नमस्कार। सदीनामा रोजाना बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं रूपा रजक आ गई हूँ लेकर 2 जनवरी 2026 का संपादकीय, जिसका शीर्षक है वार्षांत का साहित्यिक बही खाता, जिसे कलमबद्ध किया है हमारे सह संपादक शैलेंद्र चौहान। आज का हमारा विषय वर्षांत के खाता को लेकर, अर्थात वर्ष में घटित बही खाता। जानते इस संबंध में आगे क्या कहते हैं हमारे संपादक महोदय। वर्ष के अंतिम दिनों में साहित्यिक संसार में एक विशेष किस्म की परियोजित गतिविधि दिखाई देने लगती हैं। कुछ पत्रिकाएं, विशेषतः वे जिनका स्वरूप साहित्यिक कम और व्यावसायिक अधिक है, एवं एक आध कॉरपोरेट टीवी चैनल, वर्ष की महत्वपूर्ण पुस्तकें, वर्ष के चर्चित लेखक, साहित्य की उपलब्धियां या साल भर का साहित्यिक लेखा जोखा जैसे शीर्षकों के अंतर्गत समग्र प्रकाशित करती हैं। देखने में यह गतिविधि साहित्य के आत्ममंथन और समग्र मूल्यांकन का एक जरूरी प्रयास प्रतीत होता है, किंतु गहराई से देखने पर यह प्राय एक अधूरा, सतही और पूर्व निर्धारित वार्षांत का बही खाता बनकर रह जाता है। इसमें साहित्य का मूल्यांकन कम, प्रचार प्रसार, गुटबंदी, निजी हितों का लेखा जोखा अधिक दिखाई देता है। साहित्य का स्वभाव किसी एक वर्ष की सीमा को नहीं बाध्यता। रचना का स्वभाव, प्रभाव, उसका सौंदर्य, उसकी वैचारिक शक्ति और सामाजिक प्रतिध्वनि समय के लंबे प्रवाह में स्पष्ट होती है। इसके बावजूद हर वर्ष साहित्य को किसी शेयर बाजार की तरह टॉप परफॉर्मर की सूची में बदल देना, उसे अंतकालिका में नापना एक प्रकार की वैचारिक हिंसा है। यह प्रवृत्ति साहित्य को गहन सृजनात्मक अनुशासन के बजाय एक उपभोग वस्तु में रूपांतरित करती है, जिसकी वैधता उसकी बिक्री, चर्चा या पुरस्कार संभावना से तय होती है। वार्षांत विशेषांकों की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि उनमें सर्वेक्षण कम भ्रम पैदा किया जाता है, जबकि वस्तुत्व न तो व्यापक बढ़ता है और न ही विविध धातुओं या धाराओं का समन्वय प्रतिनिधित्व। कुछ नाम पहले से तय होते हैं, कुछ पुस्तकें पहले से संपूर्ण घोषित कर दी जाती है और फिर उन्हीं के इर्द गिर्द लेखन करवाया जाता है। यह एक प्रकार का साहित्यिक क्लोज सर्किट है, जिसमें लेखक, संपादक, प्रकाशक और समीक्षक एक दूसरे के लिए वैधता की मुहर बन जाते हैं। इस प्रक्रिया में साहित्य के वास्तव पाठक, छोटे प्रकाशन, हाशिए की आवाजें और असहज प्रश्न लगभग गायब हो जाते हैं। यह देखा जाता है कि कुछ प्रकाशक अपने मित्र लेखकों से इस तरह का लेखन करवाते हैं। यह मित्रता केवल निजी संबंध नहीं, बल्कि एक वैचारिक और व्यावसायिक गठजोड़ भी है। लेखक अपने प्रकाशक की पुस्तकों को वर्ष की उपलब्धि घोषित करता है, संपादक उसी लेखक को विचारशील आलोचक के रूप में प्रस्तुत करता है और पत्रिका इस पूरी का वकायद को साहित्यिक मूल्यांकन नाम देता है। इस चक्र में आलोचना की स्वायत्त सत्ता समाप्त हो जाती है। आलोचक पाठ से नहीं, संबंधों से संचालित होने लगता है। जैसे पुराणों में चित्रगुप्त कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं, वैसे ही साहित्य में भी कुछ ऐसे लोग जो हर वर्ष का साहित्यिक हिसाब किताब संरक्षण रखते हैं। वे लगभग हर वर्ष सक्रिय रहते हैं, हर सूची में दिखाई देते, हर निर्णय पर उनकी टिप्पणी मौजूद होती, किंतु यह टिप्पणी प्राय गहन अध्ययन या आत्मसंयम से उपजी नहीं। वे न तो पूरे वर्ष के साहित्य को पढ़ता है और न ही अनपढ़ी रचनाओं के प्रति ईमानदार अस्वीकार का साहस करते हैं। जो सामने आ गया, जो आसानी से उपलब्ध हुआ, जो प्रचार में रहा, उसी पर लिखना उनकी कार्यशैली बन जाती। यहाँ अधिक न पढ़ना भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है। आज के साहित्यिक परिदृश्य में पुस्तकें पढ़ने का समय घटता जा रहा है, लेकिन उन पर राय देने की हड़बड़ी बढ़ती जा रही। कई बार पूरी पुस्तकें बिना पढ़े केवल भूमिका, कविताएं या कुछ अध्याय देकर ही उसे वर्ष की पूर्ण कृति घोषित कर दिया जाता है। यह अनपढ़ा मूल्यांकन न केवल उस कृति के साथ अन्याय एवं पाठकों के साथ भी एक प्रकार का छल है। आलोचना का पहला नैतिक दायित्व है पूरा पढ़ना। जब यह दायित्व ही छोड़ दिया जाए तो आलोचना केवल एक औपचारिक रस्म बनकर रह जाती है। वार्षांत में लेखक व्यावसायिक मंतव्य भी स्पष्ट के रूप में सक्रिय रहते हैं। पत्रिकाएं विज्ञानदाताओं और प्रकाशकों पर निर्भर हैं। प्रकाशक चाहते हैं कि उनकी पुस्तकें चर्चा में आए ताकि बिक्री बढ़े। ऐसे में वर्ष की सर्वश्रेष्ठ पुस्तक जैसे सूची सीधे साधे बाजार में प्रभावित करती हैं। यह कोई संयोग नहीं कि अधिकांश सूचियों में वही पुस्तकें दिखाई देती हैं जिनके विज्ञापन उसी पत्रिका में छपे होते हैं। साहित्य यहाँ बाजार की भाषा बोलने लगता है और आलोचना एक प्रकार के मार्केटिंग
स्ट्रेटेजी में बदल जाती हैं। इस पूरी प्रक्रिया में निजी पूर्वाग्रहों की भूमिका भी कम नहीं। कौन लेखक हमारा है और कौन उनका, कौन विचारधारा के अनुकूल है और कौन असुविधाजनक है। प्रश्न अक्सर साहित्यिक मूल्यांकन से अधिक निर्णायक हो जाते हैं। कई बार उत्कृष्ट रचनाएं केवल इसलिए सूची से बाहर रह जाती है क्योंकि लेखक किसी खेमे में नहीं जुड़ा होता या सत्ता संरचना को असहज करता है। इसके विपरीत औसत या कमजोर रचनाएं भी केवल लेखक का प्रतिष्ठी हैं, संबंधों या वैचारिक नजदीकी के कारण महत्वपूर्ण घोषित कर दी जाती। यह स्थिति साहित्य के लिए खतरनाक है। आलोचना यदि सत्ता समीकरणों, बाजार या मित्रताओं की दासी बन जाए तो वह अपनी ऐतिहासिक भूमिका खो देती। साहित्यिक आलोचना का काम केवल प्रशंसा ही करना नहीं बल्कि प्रश्न उठाना, असहमति दर्ज करना और नए मानदंड प्रस्तावित करना भी है। वारसांत का बहीखाता यदि केवल किसका नाम छपा और किसकी किताब बिकी तक सीमित रह जाए तो यह साहित्यिक विवेक को गूंज सकता है। इसके अतिरिक्त वारसांत चर्चाओं में प्राय भाषा, शिल्प, सामाजिक संदर्भ और ऐतिहासिक जटिलताओं पर गंभीर बातचीत का अभाव होता है। रचनाओं को उनके व्यापक सांस्कृतिक संदर्भ में देखने के बजाय उनके व्यक्तिगत उपलब्धि के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इससे साहित्य का सामूहिक और सामाजिक चरित्र कमजोर पड़ता। साहित्य किसी एक लेखक की सफलता की कहानी नहीं बल्कि समाज की सामूहिक चेतना का दस्तावेज है। यह भी विचारणीय है कि वारसांत सूची अक्सर स्थापित नामों के इर्द गिर्द घूमती रहती हैं। नए लेखक, छोटे कस्बों से आए रचनाकार, दलित, आदिवासी, स्त्री लेखन या क्षेत्रीय अनुभवों से उपजी कृतियां हाशिए पर रह जाती हैं। इससे साहित्यिक परिदृश्य में एक प्रकार का अभिजात्यवाद पैदा होता है जहां कुछ नाम स्थायी रूप से महत्वपूर्ण और शेष गैर जरूरी मान लिए जाते हैं। इस पूरे परिदृश्य में प्रश्न यह नहीं है कि वारसांत मूल्यांकन होना चाहिए या नहीं। प्रश्न यह है कि किस नैतिकता, किस अध्ययन, अनुशासन और किस वैचारिक ईमानदारी के साथ हो। यदि सचमुच साहित्य का वारसांत लेखा जोखा तैयार होना है या तैयार करना है तो उसके लिए व्यापक पढ़े, विविध स्रोतों के संवाद, आलोचना, आत्मलोचन और पूर्वाग्रहों से संघर्ष आवश्यक है। आलोचक को यह स्वीकार करने का साहस होना चाहिए कि वह सब कुछ नहीं पढ़ सका और जो पढ़ा है उस पर भी उसका निर्णय अंतिम नहीं। साहित्य का वास्तविक मूल्यांकन अक्सर समय करता है, न कि सूचियाँ। कई महान रचनाएं अपने समय में अपेक्षित रहीं और कई चर्चित कृतियां समय की कसौटी पर टिक नहीं पाई। इसलिए वारसांत का बहीखाता यदि विनम्रता, अस्थायित्व या खुलेपन के साथ तैयार किया जाए तो वह उपयोगी हो सकता है, लेकिन यदि वह आत्मप्रचार, गुटबंदी या बाजार का औजार बन जाए तो वह साहित्य की आत्मा के विरुद्ध है। अंततः यह कहना अनुचित नहीं होगा कि आज वह आवश्यकता वारसांत के लेखांकन से अधिक साहित्यिक आलोचना की है। ऐसी आलोचना की जो शोर से दूर धैर्य से पढ़े, असहमति का जोखिम उठाए और सत्ता समीकरणों से मुक्त होकर रचना के पक्ष में खड़ी हो। तभी साहित्य का बहीखाता सचमुच साहित्य का होगा, न कि केवल कुछ नामों और पुस्तकों का हिसाब। तो ये था दोस्तों हमारा आज का संपादकीय। कल फिर लौटेंगे एक नए विषय, एक नए संपादकीय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।